हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। और जैसा कि अभी बताया था पार्ट 1 में मैं आपको कि करंट अफेयर्स शुरू करेंगे और मैं बताया भी था कि करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका क्या होगा। मैं उसी समय आपको बताया था कि अब हम पार्ट बी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसमें और डिटेल से मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूंगा कि इंटरनेशनल न्यूज़ को भी हम कैसे करेंगे। कुछ उसका भी तरीका है, कुछ नेशनल न्यूज़ कवर करने का भी तरीका है। तो फिलहाल बिना देरी किए हुए हम आते हैं पार्ट बी पे सीधा। ठीक है, पार्ट बी में मैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करूँगा। तो पहला जो टॉपिक मैंने ऑप्ट किया है, भारत ने नैम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नैम क्या है, उसके बाद ही तो उसमें हिस्सा दिवाइएगा। तो देखिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे। अब आपको समझाता चलूं, सबसे पहले नॉन अलाइंड मूवमेंट आया कहां से। देखिए, जब आपको पता होगा कि कोल्ड वार चल रहा था 1945 से 1990 के मध्य, ठीक है, इसी समय आप देखे होंगे कि विश्व दो दुनिया में बटा हुआ था। एक को कहते थे पहली दुनिया, जिसको आप कह सकते हो यूएसए, और दूसरे को कहते थे दूसरी दुनिया यूएसएसआर, और एक नया बना उसको बोलते हैं तीसरी दुनिया, इसका मतलब थर्ड वर्ल्ड, और यही कहलाया आपका नैम। क्लियर? तो यहाँ से मैं नैम को आपको कनेक्ट करा दिया। ठीक है, जनरली आप देखेंगे तो जो नैम संगठन बना हुआ है उसमें सारे विकासशील देशों की समूह है, क्योंकि जब प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व जब बटा हुआ था, ऐसे में 9 स्वतंत्र राष्ट्र जितने थे वो नैम में शामिल हो रहे थे। ठीक है, और चर्चा क्या हुआ बेसिकली कोविड-19 से निपटने के लिए कुछ उपाय। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा अभी हर मीटिंग में कोविड-19 से चर्चा शुरू होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैश्विक महामारी है और ऐसे में सारे देश इस पे चर्चा करना कभी नहीं भूलते। सम्मेलन में जो मूल बातें हुई वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ है। 2016 में हुआ था वेनेजुएला में, 2019 में हुआ था अजरबैजान में, और 2020 में जो हुआ वो कैसे होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अगली बात देखिए, इसमें 120 सदस्य हैं। अभी वर्तमान में पूछा जाता है कि नैम में कितने कंट्रीज शामिल हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना होगा 120 सदस्य हैं। साथ साथ जब पहली बार नैम का सम्मेलन हुआ था 1961 में, तब यहाँ पे भाग कौन लिया था, नेहरू जी लिए थे, और हुआ कहाँ था, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा, बेलग्रेड। अगली बात देखिए, कोल्ड वार के समय अस्तित्व में आया। ये आपको समझा दिया ना कि कैसे कोल्ड वार के समय अस्तित्व में आता है नैम, और इस समय मीटिंग में सिर्फ कोविड-19 के बारे में बात हुआ कि इससे कैसे निपटा जाए। नेक्स्ट देखिए G20। G20 क्या है, एक ग्रुप है, 20 देशों का ग्रुप है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि 19+1, और 1 जो ये है वो है यूरोपियन यूनियन, तो आप इसको यूरोपियन यूनियन EU लिख सकते हैं। ठीक, तो 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन में आपको बताता चलूं, पहले कितने देश होते थे, 28, अब कितने हैं, 27। क्यों एक कम गया, ब्रिटेन का ब्रेग्जिट हो गया, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से हट गया। तो ये अब 27 देशों का समूह इधर से आएगा और 19 अलग अलग देश होंगे, वो होंगे। अब देखिए, इसका जो मंत्रियों का बैठक हुआ ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। भारत से जो अटेंड किए केंद्रीय मंत्री वो है मिस्टर रविशंकर प्रसाद। ठीक, फैसला मतलब यहाँ पर निर्णय क्या हुआ, संचार मतलब कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बात की गई। दूसरी बात देखेंगे तो स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, ऐसी बात की गई। क्यों स्वास्थ्य देखभाल की बात की जा रही है, आपको पता होगा कोविड-19 के कारण हेल्थ सेक्टर में हर देश चाहता है थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। तीसरी बात, सुरक्षित तरीके से व्यक्तिगत डेटा विनिमय पर बल दिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा लगातार न्यूज में आ रहा है अभी बहुत ज़्यादा हैक होने के चांसेस बन रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाए। अगर पॉलिटिकल लेक्चर मेरा सुनते आ रहे होंगे तो मैं आपको साइबर सुरक्षा बताया था कि संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची या अवशिष्ट शक्ति किस में शामिल किया गया, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, मैं इसको चर्चा कर चुका हूँ इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, आप लोग से मैं जानना चाहूँगा, आप लोग बताइएगा। अगली बात देखिए, ये कब से चल रहा है G20 का सम्मेलन, 1999 से चल रहा है। ठीक है, और 1999 से देखेंगे, लेकिन 2008 के बाद लगातार इसका बैठक शुरू हुआ था। अगली बात, इसका सम्मेलन की करूं तो सबसे पहले 2018 में जो सम्मेलन हुआ था अर्जेंटीना, 2019 में जापान, और 2020 में सऊदी अरबिया में होने वाला था, किंतु यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोग नहीं जाएंगे। क्लियर? क्यों नहीं जाएंगे, आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात की जा रही है। तो 2020 की बात हो गई। अब 2021 में देखिएगा कहाँ होने वाला है, इटली बहुत बुरी तरह से प्रभावित है फिलहाल, तो शायद यहाँ भी इग्नोर किया जाए या किसी और जगह इसको ट्रांसफर किया जाए।
2022 में कहा होगा भारत में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जब भारत का नाम कहीं जुड़ जाए तो करंट अफेयर्स का हिस्सा बनता ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जर्मनी ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है हिजबुल्लाह को। सबसे पहले इसको समझेंगे कि हिजबुल्लाह है कौन, कैसे ये पैदा हुआ। तो जो मैं समझता हूँ किसी भी आतंकवादी संगठन को बनने के लिए उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से सपोर्ट जरूर मिलता है। तो इसके तह में चलते हैं, क्यों जर्मनी ने घोषित किया। सबसे पहले जर्मनी के 1000 से अत्यधिक लोग इसमें शामिल हो रहे थे। दूसरी बात, शिया इस्लामी राजनीतिक पार्टी ने इसको बनाया था। क्यों बनाया वो भी बताऊंगा। तो देखिए, शिया और सुन्नी दो मुस्लिम ग्रुप होते हैं। अगली बात, हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित है। ये मतलब जो ये संगठन है वो एक देश में है, वो है देश का नाम लेबनान, ठीक। अब देखिए 1982 में क्या हुआ है, इजराइल आपको पता होगा, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण कर दिया और एक पट्टी को अपना लिया, मतलब जीत लिया। ऐसे में वहाँ के मौलवियों ने, मतलब लेबनान के मौलवियों ने हिजबुल्लाह एक संगठन बनाया, क्लियर। और ये संगठन बाद में आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल होता चला गया, मतलब स्ट्रॉन्ग होता चला गया। अगली बात, कुछ 2-3 छोटे छोटे न्यूज हैं उसको कवर करा दूं। न्यू पीएम ऑफ इराक, इराक को जानते होंगे, नया यहाँ का प्रधानमंत्री बना है, उसका नाम मुस्तफ़ा अल कादिमी है, ठीक है, मुस्तफ़ा अल कादिमी, ठीक। पहले कौन थे, आदिल अब्दुल मेहंदी। तो देख रहे हैं कैसे दोनों का नाम अलग अलग है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो याद रहेगा। मैं जो बताता हूँ आपको एक छोटा सा ट्रिक, अल अभी है और अब्दुल पहले था, तो बस ये दिमाग में रख लीजिएगा तो शायद काम बन जाएगा आपका। अभी देखिए, ये इसके बारे में जानना चाहिए, मुस्तफ़ा अल कादिमी है कौन, किसी भी पार्टी से ये नहीं है, ये खुफिया विभाग का प्रमुख था पहले, इसी के चलते शायद इनको बना दिया गया। यूएनईपी ने दिया मिर्जा का कार्यकाल को बढ़ा दिया। दिया मिर्जा एक्चुअली यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका वो एम्बेसडर हैं और इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, बीट द पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन को हराना है। तो इसीलिए यूएनईपी ने दिया मिर्जा को एम्बेसडर बनाया और इनका फिलहाल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस। देखिए ये कब मनाया जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, 8 मई को मनाया जाता है, ठीक। और एक बात जान लीजिए कि विश्व स्तर पे कहीं भी कोई व्यक्ति है और अगर उसे मदद की जरूरत होती है तो विश्व स्तर के हर गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ स्वयंसेवक भी हैं जो मदद करने को तैयार रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को कहीं भी मदद चाहिए तो विश्व के अधिकारी के साथ साथ स्वयंसेवक मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस, ठीक है, ये भी 8 मई को ही मनाया जाता है। और थैलेसीमिया के बारे में आपको जानना चाहिए, ये एक अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक रोग जब जब बोलूं तो जीन से ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो एक बात समझिए, सबसे पहले ये रोग होता है तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल, इसकी कमी हो जाती है। और जब जब आरबीसी की कमी हो जाएगी, एक रोग होता है एनीमिया। खास तौर पे देखेंगे महिलाओं में बोला जाता है कि एनीमिया की कमी हो जाती है तो उसमें चिड़चिड़ापन आना, और जब जब क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है वीकनेस होती है। अब अगली बात समझिए, महिला और पुरुष, मतलब हो सकता है कि एक मॉम और इनके डैड हों, दोनों में से किसी एक को अनुवांशिक रोग थैलेसीमिया है तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे में थैलेसीमिया रोग होगा ही होगा। रीजन जीन से ट्रांसफर हो जाता है। अगली बात देखिएगा, पता कैसे चलाएंगे इसका कि मैं थैलेसीमिया रोग है या नहीं है, उसका ब्लड टेस्ट होता है, उससे पता चलता है। उपचार है क्या कुछ, बिल्कुल है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड को चेंज कर देते हैं। लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चों का बोन मैरो में चेंज कराया जाता है। तो बोन मैरो आपको पढ़ाऊंगा जब बायोलॉजी बता रहा हूँ तब, फिलहाल उतना डिटेल नहीं जा पाऊंगा। अगली बात देखिए, ईरान ने नई मुद्रा शुरू की है। ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नई मुद्रा शुरू किया गया है इसको आपको पहले समझना होगा। तो देखिए, ईरान ने नई मुद्रा शुरू की। पहले यहाँ पे रियाल चलता था, दूसरा टोमन। अभी जो आया है वो नया आया है क्या, टोमन। तो इसको ज़्यादा दिमाग में रखेंगे, बाकी रियाल पता होगा पहले से। क्यों किया गया ऐसा, क्यों मुद्रा शुरुआत किया गया, तो देखिए इन्फ्लेशन के कारण मुद्रास्फीति बढ़ गई। जब जब मुद्रास्फीति किसी देश में बढ़ती है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे महंगाई बढ़ जाता है। महंगाई बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि मार्कर, जैसे मान लीजिए मार्कर अवेलेबल है, जैसे
पैसा मेरे पास है लेकिन मार्कर नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करूंगा। ऐसे में पैसा बढ़ जाता है, सामान नहीं मिलता। क्या बोल रहा हूं मैं कि रुपया तो रहेगा, मतलब जो भी रियाल है वहां पे तो रियाल तो होगा, किंतु सामान नहीं मिलेगा। इसका मतलब महंगाई बढ़ता चला जाएगा। इसी को कंट्रोल करने के लिए उन्हें टोमन चलाया, और टोमन की बात अगर करूं तो एक टोमन इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 रियाल होगा। इसका मतलब टोमन मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगा। आपको इससे पता चल रहा होगा, क्योंकि हमें पैसा का वैल्यू को कम करना था, कर दिया गया। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा करेंसी चलाया गया, नाम बताइएगा, टोमन। अगली बात देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, देखिए जब आपको पता होगा कि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, तो उस समय में अगर आप देखेंगे तो मजदूरों के साथ बड़ा बदसलूकी होता था। 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा काम कराया जाता था। तो एक लेबर यूनियन आया, इंटरनेशनल लेबर यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ बढ़ा, और इसी को बढ़ावा देने के लिए 1 मई को हमेशा मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस लेबर यूनियन ने बताया कि 8 घंटे से कोई भी ज़्यादा काम नहीं करेगा। उस समय भी जब उस समय भी जब आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति हुआ था तो मांग किया गया था, वहाँ भी 8 घंटे टाइम फिक्स किया गया था। अब देखिए 1986 से लेबर यूनियन काम कर रहा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है 1986। नेक्स्ट, बजट पारदर्शिता जवाबदेही रैंक आया एक। ठीक है, क्या बोला, बजट पारदर्शिता जवाबदेही रैंक, जिसमें न्यूजीलैंड टॉप किया है। तो न्यूजीलैंड का जो स्कोर हुआ वो 87, साउथ अफ्रीका का भी 87 और मेक्सिको का 82। ये स्कोर बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, स्कोर। तो इंडिया का स्कोर कितना है, 45। इंडिया का रैंक कितना है, 53। कितने में से, 117 देशों में से। समझ पा रहे हैं, टोटल 117 देश थे, जिसमें से भारत का रैंक है 53। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा आपको बताना होगा। अगली न्यूज़ देखिए, पुलित्जर अवार्ड। तो सबसे पहले पुलित्जर अवार्ड देखने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि पुलित्जर अवार्ड देता कौन है। दूसरी बात, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तीसरी बात, किसे मिला है। और चौथी बात, कौन दिया है। इतनी सारी बातों का जवाब अगर मिल जाएगा तो ये अवार्ड समझ जाएंगे आप। सबसे पहले किसने दिया, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दिया, यूएसए में स्थित है। पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। और जो किसे मिला है, गैर लाभकारी न्यूज एजेंसी को मिला है, उसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। ठीक है, इसके 3 पत्रकार हैं, डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। कैसे याद रखोगे, ये है डी, ये है सी से चन्नी, एम से हो गया मुख्तार। तो कैसे याद रखोगे, एमसीडी का चुनाव होता है ना म्युनिसिपैलिटीज का, तो वही एमसीडी दिमाग रख लीजिएगा। अगला देखिए, क्यों दिया गया। आर्टिकल 370 समाप्त किया गया था, आपको पता होगा, पढ़ाया हूं मैं पॉलिटी में। प्रेस ने जम्मू कश्मीर की सारी न्यूज की प्रदर्शन कर्फ्यू की स्थिति को कवर किया था और इसका फोटोग्राफी किया था। इसी के लिए इसे पुरस्कार दिया गया और अवार्ड का नाम है पुलित्जर अवार्ड। जाहिर सी बात है कि ये भारत से जुड़ रहा है, क्योंकि भारत की न्यूज कवर किया, तो ये भारत के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड किसे मिला है, जिनेत बेदोया लीमा को मिला है। देने वाले कौन है, यूनेस्को है। नेक्स्ट, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के नेता किम योंग उन को नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक युद्ध पदक दिया। दिमाग में रखिएगा कि स्मारक युद्ध पदक किसे दिया गया है, किम योंग उन। सबको पता होगा इनके बारे में, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले पता चला ये मरने वाले हैं, लेकिन वापस आके देखे होंगे कुछ ही कंपनीज का उद्घाटन करते हुए दिखे ये, तो ये कहीं जाने वाले नहीं है ऐसे लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चाइना ने लॉन्ग मार्च 5B, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है। कहाँ से किया है, उसका एक द्वीप है हैनान द्वीप से। दिमाग में ये भी रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, USCIRF, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सदस्यता भारत को दिया गया। सबसे पहले देखिए है क्या, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। क्या है हेडक्वार्टर इसका भाई, वाशिंगटन DC में है, ठीक है। तो यू लगा हुआ यूनाइटेड नेशन, तो आप समझिएगा जनरली वाशिंगटन या न्यूयॉर्क दो ही जगह हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे वाशिंगटन है। ये 1998 से बना हुआ है। भारत को अभी ऐड किया गया है, ठीक है। पहले भारत नहीं था, तो जब भारत को ऐड किया गया तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट हो गया।
भारत के साथ साथ नाइजीरिया, रशिया, सीरिया, वियतनाम को इसमें शामिल किया गया। और एक बात याद रखिए, ये करता क्या है, माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज पर होने वाले जो भी अत्याचार है उसकी रिपोर्ट जारी करता है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल न्यूज़ का पार्ट 1 था मई महीने का। नेक्स्ट क्या होगा, इसका पार्ट बी नेक्स्ट वीक का जो भी रहेगा वो अगले संडे को दिया जाएगा। और पूरी कोशिश होगी कि और अच्छे से इसको मैं प्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि अभी पहली बार मैंने रिकॉर्ड किया, तो हो सकता है कहीं पे गलतियां हुई होगी या कहीं पे आप लोग का सुझाव का ज़रूरत हो सकता है हुआ होगा। तो अगर आप लोग को लगे कहीं कि सुझाव देने की आवश्यकता है तो तनिक भी देर मत कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर जाइए, फीडबैक दीजिए, कुछ सुधार की गुंजाइश है तो ज़रूर बताइए, हम करेंगे। मैं और मेरी टीम हमेशा सुधार के लिए तत्पर रहते हैं, तो मैं आपका फीडबैक जानने के लिए भी तत्पर ही हूँ, आप ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।